हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश मेडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत एक ऐसे विषय के बारे में जो वास्तव में भारत के संविधान के लागू होने के बाद से ही लगातार जो है वो चर्चे के केंद्र में रहा, लेकिन चर्चा के केंद्र में रहने के बावजूद भी इस पर अब तक जो ठोस कार्रवाई हो जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं हो सकी। और वास्तव में यह एक ऐसा विवादास्पद टॉपिक है, यह एक ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के समान है जिस पर हाथ लगाने वाला बहुत ही संभल कर या फिर कोशिश करता है या फिर उस पर कह सकते हैं कि ध्यान ही नहीं देता। और यही वजह रहता है कि अब तक इस पर जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए वो ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बात समझ गए होंगे पीछे बैकग्राउंड देखकर कि मैं आज के इस क्लास में बात करने वाला हूं समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड के बारे में, जो कि भारत के संविधान के और कह सकते हैं कि जो चौथा भाग है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स आते हैं, उसके अंतर्गत आर्टिकल 44 में इस कॉमन सिविल कोड के बारे में जिक्र किया गया है, विश्लेषण किया गया है। और ये कॉमन सिविल कोड का मतलब ये हो गया कि नीति निर्देशक तत्व में यह बात कही गई है कि राज्य जब भी कानून बनाएगा वो इस बात की कोशिश करेगा कि वो क्या करे कि वो कॉमन सिविल कोड की स्थापना करने की कोशिश करे। तो राज्य से ये संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान राज्य से इस बात की अपेक्षा करता है कि वो जब भी कानून बनाए, जब भी नीति निर्धारण करे, तो इस बात की विशेष तौर पर कोशिश करे कि भारत में एक समान नागरिक संहिता की स्थापना हो सके, एक कॉमन सिविल कोड की स्थापना हो सके। लेकिन आज़ादी के इतने साल व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आज तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई किसी भी सरकार के कह सकते हैं कि वश की बात नहीं बन सकी। तो आज के इस क्लास में हम इसके हर पहलू की चर्चा करेंगे। हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कॉमन सिविल कोड, वास्तव में कॉमन सिविल कोड क्या होता है ये हम समझेंगे। साथ में जब कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो कॉमन क्रिमिनल कोड भी होते हैं, उस कॉमन क्रिमिनल कोड के बारे में भी बात करेंगे। साथ में हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कॉमन सिविल कोड जो है, इस पर जो डिबेट्स संविधान सभा में हुए थे, उस संविधान सभा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स, कुछ एक मेंबर्स हो गए, चाहे उसमें बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, या फिर जो है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हो गए, या फिर जो है वो क्या हंसा मेहता, कुछ जो संविधान सभा की जो कुछ समितियां थी, उन समितियों में जो इस कॉमन सिविल कोड से रिलेटेड जो समितियां थी, उस समिति की कुछ महिला सदस्यों के अपने कुछ ओपिनियंस थे, उस ओपिनियंस के बारे में कुछ एक बात हम करेंगे। और साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉमन सिविल कोड का मामला है ये सबसे पहली बार चर्चे में कब आया, और उससे रिलेटेड जो शाह बानो का जो मामला है वो मामला क्या है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो टिप्पणी क्या थी, और साथ में राजीव गांधी का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शाह बानो मामले में दिए गए जो फैसले थे, उस फैसले के विरुद्ध राजीव गांधी की सरकार जो थी उन्होंने जो अधिनियम बनाया और कह सकते मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति का पालन किया, वो केस क्या था, हम लोग इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में अंततः हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो कॉमन सिविल कोड है, उस कॉमन सिविल कोड को लेकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर ऐसी कौन सी जो है कह सकते हैं शंका है, और साथ में इस संदर्भ में उलेमा वर्ग जो है, वो जो कट्टरपंथी मुस्लिम जो कट्टरपंथी है, उनका जो मापदंड है, रवैया जो है वो कैसे किस प्रकार से दोहरा है, किस तरह से वो डबल स्टैंडर्ड वाला है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या, हम लोग ये समझेंगे कि कॉमन सिविल कोड लागू होना जरूरी क्यों है। ठीक है, वो क्यों जरूरी है, और हमारे देश के संविधान में अगर ये शामिल है तो हमारे देश के संविधान सभा के सदस्य को, अगर हम संविधान की पूरी बात को अगर हम सूक्ष्मता से समझें तो इस बात का बहुत ही सरलता पूर्वक हम आकलन कर सकते हैं कि हमारे देश के संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सदस्य कितने दूरदर्शी, कितने बुद्धिमान थे, कितने सूक्ष्मदर्शी थे।
तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने विचार विमर्श करके भारत के संविधान में जगह दिलाई, भले ही नीति निदेशक तत्व में दिलाई, और राज्य से उन्होंने इस बात की अपेक्षा की कि वो इस दिशा में कोई कार्रवाई करेगा, तो जाहिर सी बात है ये कोई बेवकूफ़ी वाली बात तो है नहीं, या कोई ऐसी ही बात नहीं है। जब इतने विचार विमर्श के पश्चात अगर भारत के संविधान में और इन बिल्ट कॉन्स्टिट्यूशन में किसी संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा नहीं गया, बल्कि हमारे देश का जो संविधान है, देखिए संविधान में, और वो भी संविधान सभा के सदस्यों द्वारा मूल संविधान में अगर किसी विषय को जगह मिली है तो उसकी जो कह सकते पवित्रता है, उसकी जो पायसनेस है, वो पायसनेस कोई इंकार नहीं कर सकता। हम फंडामेंटल राइट्स को जो है हम क्यों इतना पवित्र मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि ये मूल संविधान में इस बात का जिक्र था। हम क्यों जो है कह सकते हैं बाबा साहब अंबेडकर से जब ये सवाल पूछा गया, जब बहुत सारे जैसे आइवर जेनिंग्स वगैरह ने इस बात की जब आलोचना प्रारंभ की कि भारत का संविधान बहुत बहुत जो है विशाल संविधान है, विशाल लिखित संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, तमाम तरह की ये सब जो आरोप लगाए गए, तो बाबा साहब अंबेडकर ने इसका जवाब देते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत की जो भूमि है वो मूलतः अप्रजातांत्रिक है, और जिसमें हम प्रजातंत्र की जो भावनाएं हैं उस भावनाओं को बहुत ही कुशलता से, चतुराई से उसके ऊपर हमने जो है वो क्या है कि डाली है, उसके ऊपर जो है हमने इम्पोज किया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उन्होंने ये कहा कि ये जरूरी है कि जहां अनडेमोक्रेटिक जो सिचुएशंस है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा अगर है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या है कि हर बात हम संविधान जो हमारे देश की विधायिका है उस विधायिका पर छोड़ना हमारे लिए जो है वो क्या है कि सही नहीं होगा। इसलिए हम सब भरसक हम सब ने कोशिश की कि जितनी भी बातों का हमारे देश के मूल संविधान में ही अगर उसका उल्लेख कर दिया जाए तो इस पर उठने वाले जो भ्रम होंगे वो भ्रम हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, और मूल संविधान में सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसका उल्लेख कर देने से उसकी जो पवित्रता है, वो पवित्रता कह सकते हैं कि वो साधारण दिनों में संसद के द्वारा बनाए गए कानून की तुलना में वो जाहिर सी बात है कि एक कदम ऊपर होगा। और इसलिए हमारे देश के संविधान में, मूल संविधान में ही अगर कॉमन सिविल कोड की व्यवस्था शामिल है, उसका प्रावधान किया गया, तो अपने आप समझ सकते हैं कि वो कितने दूरदर्शी थे और उन्होंने इस तरह की व्यवस्था क्यों लागू की है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में ये सारी जो बातें हैं, जो प्रीफेस हमने बताई, जो हमने भूमिका आज के इस क्लास की बताई, वो सब जो है वो क्या है कि महत्वपूर्ण है और आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, और अपने आप में इसमें आप हर तरह के सवाल का जवाब आप ढूंढ सकते हो। तो देखिए सबसे पहली बात कि हम एक कह सकते हैं ना कि किसी विषय के बारे में अब तक जो भी बातें हम कह रहे थे कॉमन सिविल कोड के बारे में, वो हम एक इंट्रो दे रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जो कुछ भी मैं कहूंगा उसका रिटेन फॉर्म भी यहाँ पे मौजूद होगा, इसलिए जो इससे संबंधित नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो कह सकते हैं कि जो चर्चे में रहता है और हमेशा रहेगा जब तक कि इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, फाइनल जो है वो क्या है कि इस पर जो है निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक ये चर्चे का विषय रहेगा और ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा, हमेशा जो है इंपॉर्टेंट जो है बना रहेगा। इसलिए हमने बाकायदे पूरी बात, जो भी बात करूंगा उसके आपके पास भी जो है एक रिटेन जो है वो क्या होगा कि एक नोट्स होगा, ताकि आप जब भी पढ़े तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें देखिए मैंने लिखा है समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों पर लागू होता है। ठीक है, देश के समस्त नागरिकों पर, यहां पर बात समझिएगा कि हम जब समस्त नागरिक कहते हैं तो समस्त नागरिक का मतलब यह होता है कि आर्टिकल 15 जैसे कहता है ना कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर समस्त भेदभाव का निषेध किया जाना चाहिए। ठीक है, जब हम आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, विधि के शासन की बात करते हैं, जब हम आर्टिकल 14 में हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं और इसके आधार पे हम ये कहते हैं कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, यानी विधि का शासन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कहेंगे सभी नागरिकों के दृष्टिकोण से, तो जब सभी
नागरिक की अगर बात करें तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आ जाएंगे। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोग आ जाएंगे। उसमें महिला, पुरुष सब लोग आ जाएंगे। उसमें उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय सब लोग आ जाएंगे। उसमें हिंदी भाषी, तमिल भाषी, इंग्लिश भाषी सब लोग आ जाएंगे। तो समस्त नागरिकों यानी समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों पर लागू होता है या किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। ठीक है, निजी कानूनों से ऊपर होता है। यह एक प्रकार का, निजी कानूनों से ऊपर तो होता है लेकिन यह भी एक प्रकार का अपने आप में निजी कानून ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जिक्र किसका होता है? विवाह का होता है। तो ये निजी एकदम नितांत जो है पर्सनल मैटर होता है। ठीक है, तलाक हो गया, उत्तराधिकार संबंधी मामले होते हैं, सक्सेशन से रिलेटेड मामले होते हैं। तो ये सब जो निजी मामले हैं जो प्रत्येक धर्म के, खासकर जो है हिंदू के अतिरिक्त, अगर हम पारसी की बात करें, ईसाई की बात करें, अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, तो ये जो निजी कानून है, ठीक है, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित जो कानून है वो कानून अभी अलग अलग उनको अपने अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से जो है वो क्या है कि संचालित होता है। तो निजी कानून ऐसे कानून होते हैं जो निजी मामलों तथा विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि पर लागू होते हैं। अब आप देखिए ये निजी मामला है और ये निजी कानून है सबके अपने अपने, और इस पर जब भी अगर हम कॉमन कानून भी बनाएंगे तब भी वो निजी कानून ही होगा। ठीक है ना, वो निजी कानून होगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति के पर्सनल जो मैटर, विवाह है, तलाक है, उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे कानून विश्व के अधिकांश देशों में, ये चीज ध्यान आप रखिएगा, ठीक है, कि इस बात को थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना है कि ऐसे कानून विश्व के अधिकांश देशों में लागू है। यहां तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र जैसे मुस्लिम देशों में भी। किंतु भारत में संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी इस पर आज तक कोई कानून नहीं बन सका। ठीक है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान में जो लोग ये कहते हैं कि इससे जो है वास्तव में हमारी जो पर्सनल, जो कह सकते हैं कि अपना एक जो कह सकते हैं जो राइट है, जो हमारे पर्सनल अपनी जो पहचान है, उस पहचान को, अपनी जो हमारी सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को जिंदा रखने का संविधान हमें राइट देता है। ठीक है, राइट देता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम दुनिया के अन्य जो है मुस्लिम राष्ट्रों की बात करें, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई वहां पर बहुसंख्यक लोग मुसलमान हैं तो वहां पे लागू हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे लागू हो जाएगा। तो यहां पे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में भी जो है अगर आप देखिए तो देखिए यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लागू है। अगर एक मुस्लिम किसी की हत्या करता है और एक हिंदू किसी की हत्या करता है तो दोनों पर एक ही कानून लागू होते हैं। जबकि अगर आप देखिए तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो अलग चीज है, लेकिन ये अलग चीज नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि शरीयत में यह भी लिखा है कि अगर कोई दुराचारी है तो उसको पत्थर मार मार कर जो है उसकी हत्या कर देनी चाहिए। क्या यह हिंदुस्तान में संभव है? क्या इसके इस तरह की कोई बातें होती है? तो अंग्रेजों ने जिस तरह से यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लाकर सब पर लागू किया और सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जब आजाद हिंदुस्तान हुआ तब भी किसी ने आवाज नहीं उठाई कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा और यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी नहीं होगा। इस पर भी हमारा पर्सनल लॉ लागू होगा, क्योंकि पर्सनल लॉ में इस संबंध में जो भी कह सकता है आपराधिक गतिविधियां हैं उसके संबंध में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है जजमेंट है, कुछ ना कुछ निर्णय है। तो उस निर्णय के हिसाब से हम फैसला करेंगे। इस मामले को हमारे हिस्से जो है छोड़ दिया जाए। तो हमने क्या किया, अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों ने जब लागू किया हमने उसको स्वीकार किया, और आज आजादी के बाद भी उसके विरुद्ध हमने कोई स्वर नहीं उठाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड अंग्रेजों ने जानबूझकर इसलिए लागू नहीं किया ताकि वो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन लोगों को वो लड़ा सके, उनके खिलाफ जो है वो क्या है कि डिवाइड एंड रूल करो की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत जो है वो कार्रवाई कर यहाँ पर इन सब के बीच एक खाई बनाए रखना चाहते थे, और उसमें वो सफल भी रहे। ठीक है, और ये तब तक जो है वो दूर नहीं हो सकता जब तक कि इस पर एक समान जो है वो कानून बनेगा। तो ऐसे कानून विश्व के अधिकांश देशों में लागू है, यहाँ तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र जैसे मुस्लिम देशों में भी। किंतु भारत में संवैधानिक प्रावधान, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हिंदुस्तान में संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी जो है इस पर आज तक कोई कानून नहीं बन सका है। ठीक है,
अब यहां पे देखिए समान नागरिक संहिता, अब एक आपके मन में ये भी आएगा कि भाई कहां पे उल्लेख है, ठीक है। तो सामान्य तौर पे सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो है आपकी जो है रिकॉर्ड के लिए आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में आपकी सारी चीजें होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में जिक्र है और इसमें आर्टिकल 44, ठीक है, 44 जोड़कर एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। समान नागरिक संहिता जो है एक पंथ निरपेक्ष कानून है, ठीक है, एक पंथ निरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों के लिए सर्वमान्य होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नागरिक कानून का नहीं होना ही समान नागरिक संहिता है। सबसे अच्छा डेफिनेशन इसमें जो है यही है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नागरिक कानून का नहीं होना ही समान नागरिक संहिता है। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय इसके निर्माताओं ने यह पेशकश रखी कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक ही तरह का कानून होना चाहिए, ताकि इसके अंतर्गत उनके विवाह, तलाक, पुनर्विवाह, संपत्ति विरासत का जो अधिकार है, संतान को गोद लेने संबंधी अधिकार जैसे मामलों पर एक समान निर्णय दिया जा सके, ठीक है। अब जो है बहस कहां से शुरू होती है, ठीक है, बहस कहां से शुरू होती है। तो देखिए क्या था, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ 1950 में, ठीक है, और उसके कुछ ही साल के बाद जो है हिंदुओं में भी क्या था कि उसमें भी बड़े मतलब जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारे अंतर थे, बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न कानून थे हिंदू धर्म के अंदर खुद भी जो है। तो उसमें क्या था, हिंदू धर्म के अंदर याद रखिएगा, जब हम हिंदू जो है वो क्या है कि जब हम हिंदुओं से रिलेटेड किसी कानून की बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदू के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, इसके बाद जैन, बौद्ध और सिख, ये चारों आएंगे, ठीक है, चारों आएंगे। और 1954-55 ईस्वी के आसपास में जो है हिंदुओं से संबंधित जो है वो कानून जो है वो क्या है कि बने तो उस समय बड़ा विवाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने क्या है कि उन्होंने जो है उनसे सवाल किया गया कि भाई आप इस तरह से कर रहे हैं, आप अगर हिंदुओं के लिए कर रहे हैं तो मुस्लिम यानी सभी धर्म के लोगों के लिए क्यों नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने एक सही जवाब दिया, बल्कि मुझे लगता है कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सही भी था, लेकिन आज वो सही नहीं है। उन्होंने उस समय ये कहा था कि अभी समाज के बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, देश के बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है। जो तैयार है या जो कह सकते हैं इजिली एक्सेप्ट कर सकता है, उसके लिए तो कम से कम हम कानून बनाएं और वो प्रक्रिया हम प्रारंभ कर दें। लेकिन जो विरोधी थे वो ये कहते थे कि भाई आप केवल हमारे लिए, अगर हिंदू कम्युनिटी के लिए लागू कर रहे हैं तो अगर आप समदर्शी हैं, ठीक है, आप समदर्शी हैं, आप संवैधानिक भावनाओं से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्पिरिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स है, उस इथिक्स का अगर अनुपालन कर रहे हैं तो वो सबके लिए लागू होना चाहिए। आप ये सोचिए अगर कि भाई हम किसी को फांसी की सजा देंगे तो वो बेचारा वो विरोध करेगा, वो नाराज हमसे हो जाएगा, तो क्या हम उसे फांसी की सजा देना बंद कर देते हैं क्या? नहीं देते ना। हम क्या करते हैं, सिर्फ और जब हमने ये स्वीकार कर लिया कि जस्टिस का जो प्रतीक है वो एक लेडी है जो आंख में पट्टी लगाए हुए और तराजू लिए हुए, तो भाई आंख फिक पट्टी आप खोल क्यों दे रहे हो, है ना, आंख की पट्टी आप खोल क्यों दे रहे हैं किसी मामले में। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर नहीं है तो फिर किसी के लिए मत रखिए, और अगर आप किसी के लिए ला रहे हो तो फिर वो सबके लिए क्यों नहीं होगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल था, बड़ा विवाद का विषय था, ठीक है। तो यहां पर जो है इस बात को समझिएगा कि बहस जो है वो कहां से शुरू होती है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत किसी भी धर्म, ठीक है, किसी भी धर्म या समुदाय में शादी, तलाक और जायदाद से जुड़े मामलों में पूरे देश में एक ही कानून होगा, किसी का अपना पर्सनल लॉ नहीं होगा। फिलहाल देश में, हमारे देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने कानून हैं। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम, ईसाई, पारसी के लिए अपने कानून हैं और हिंदू सिविल लॉ के अलग, ठीक है। अब हिंदू सिविल लॉ में कौन कौन आते हैं, हिंदुओं, जैनियों, सिखों और बौद्धों
के लिए तो यह हिंदू सिविल लॉ के नाम से संहिताबद्ध है, कोडिफाइड कर लिया गया है। फिर एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी जो है लाया गया है, ठीक है। फिर एक स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया, जैसे अंतरजातीय या फिर जो है अंतरधार्मिक कोई जो है मामला अगर होता है, ठीक है, अगर विवाह से रिलेटेड कोई मामला होता है तो उसको जो है फॉलो करने के लिए, उसे जो है उसको टैकल करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो क्या है कि आया है, ठीक है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो क्या है कि पारित हुआ है, जिसके अंतर्गत सभी धर्म के अनुयायियों को, ठीक है, सभी धर्म के अनुयायियों को अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। बहस वहां से शुरू होती है जब मुस्लिमों की बात की जाती है, यानी आपने हिंदू, जैनी, सिख, बौद्ध सब के लिए बना दिया। आप जो है वो पारसी, ईसाई में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मुस्लिम्स की बात आती है तब फिर वो एक बहुत बड़ा डिबेट का रूप जो है ले लेता है। अब हमें यह समझना है कि मुस्लिम्स की जो शंकाएं हैं वो शंकाएं क्या है और वो किस तरह से गलत है, ठीक है ना, किस तरह से गलत है, इस चीज को जो है समझना। देखिए यहां पर जो भी बातें मैं कह रहा हूं एक रिसर्च के तहत जो है कह रहा हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि इसको जो है कोई भी हो, हिंदू मुसलमान जो भी मेरा ये वीडियो देखेगा, देखिए एक पॉजिटिव वे में सोचिए सब लोग, ठीक है ना। सब लोग अगर हम ध्यान से समझें, हम इसे इस तरह से ना समझें कि भाई किसी का जो सांस्कृतिक विशेषता है वो जबरदस्ती थोप दिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं। और बाबा साहब अंबेडकर, अगर आपको बाबा साहब अंबेडकर के बातों पर भरोसा नहीं है तो भाई तो फिर कोई कह नहीं सकता। जब हमारे देश का संविधान के निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके विचार क्या थे ये भी तो हम लोग समझ ले, तो फिर आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि क्या इसमें जो है वो क्या है कि उन्होंने लॉजिक दिया था, ठीक है। तो यहां पे ये समझिए मुस्लिम समुदाय की जो शंकाएं हैं वो शंकाएं क्या है। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि समान नागरिक संहिता दरअसल सभी धर्मों पर हिंदू धर्म के कानून को थोपने जैसा है, सभी धर्मों पर, ठीक है, ये समझिएगा, सभी धर्मों पर हिंदू धर्म के कानून को थोपने जैसा है। दरअसल समान नागरिक संहिता के प्रभावी होने से दूसरे धर्मों के कई निजी कानून समाप्त तो हो जाएंगे, ये तो कंफर्म है। कई परंपराओं पर भी असर पड़ेगा, ये बात भी सही है। अगर हिंदुओं के लिए एक शादी वैध है तो यही कानून जाहिर सी बात है मुसलमानों के लिए भी होगा, और वो 3 शादियां नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, आप इस बात को समझिएगा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी मुस्लिम्स जो है वो 3 शादियां करते ही हैं, नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो फिर सवाल ये है कि इसके बनने में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। जब ये कहते हैं भाई कि नहीं हम लोग जो ये जबरदस्ती आरोप है कि हम लोग 3 शादियां, कहां 3 शादियां, कुछ अपवाद स्वरूप कुछ लोग करते होंगे तो करते होंगे, लेकिन हम लोग भी एक आम भारतीय की तरह ही है, ठीक है। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि जब आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है कि फिर यहां पे प्रॉब्लम फिर कहां है। तो अगर हिंदुओं के लिए एक शादी वैध है तो यही कानून मुसलमानों के लिए भी होगा, और वो 3 शादियां नहीं कर सकेंगे। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यहां पर उत्तराधिकार की भी बात है, दत्तक पुत्र रखने, संतान रखने और सब चीजें आ जाएगी। हिंदू कोड बिल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध पर लागू होता है, जिसके कारण न केवल एक से अधिक शादी या बहुविवाह की प्रथा पर रोक लगी, बल्कि महिलाओं को तलाक और संपत्ति के अधिकार में भी कानूनी मदद भी मिली। अब देखिए एक चीज आप समझिए यहां पर कि संपत्ति के जो अधिकार की बात आती है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे मन में अभी आया, तो इसको हालांकि बाद में कहना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हो सकता है कि भूल जाऊं मैं, इसलिए मैं यहीं पे जो है वो कहना चाहता हूं कि देखिए अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो जैसे होता है ना हिंदू मतलब जो है परिवार में अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद जो बेटियां होती है उनको अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता। एक सामान्य तौर पे जो है मतलब कानूनन उन्हें है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो है वो क्या होता है कि ये सब जो है वो क्या है कि मान लिया जाता है कि भाई दहेज में जो दान दक्षिणा जो भी दिया गया, ठीक है, जो भी जो है दिया गया वो इसलिए दिया गया कि भाई उसका हक था, उसकी जो कह सकते हैं वो लोग ये कंसीडर कर लेते हैं, हालांकि कहीं लिखित रूप में नहीं, लेकिन वो कंसीडर ये कर लेते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी पर 50 लाख खर्च किया, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, तो वही उसका हक है, वही उसकी जो है वो क्या है कि वो उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया, वो लेके चली गई। अब भाई अब कैसा अधिकार है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे याद है कि हाल ही में जो अभी कुछ 2-4-5 महीने पहले उन्होंने जो है ये कहा था कि एक बार बेटी का मतलब है हमेशा के लिए बेटी होना।
अब आप देखिए यहां पर क्या है, ये महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर ये एक बार बेटी होना, वो हमेशा के लिए बेटी है, इसलिए एक संतान होने के नाते, बेटी होने के नाते, एक संतान होने के नाते उसे पिता का जो वारिस, पिता का है उत्तराधिकार संबंधी उसके जो अधिकार है, वो अधिकार जो है वो क्या है कि उनको मिलेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, महिला सशक्तिकरण। लेकिन अगर ये सिर्फ अगर हिंदुओं के लिए, हिंदू मतलब बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू कम्युनिटी के लिए ही हो, मुस्लिम्स के लिए नहीं है, पारसी के लिए नहीं है, ईसाई के लिए नहीं है, तो अब आप बताओ कि नुकसान किसका होना है? नुकसान सारे महिलाओं को होगा ना। हिंदू चलिए वहां पे तो मिल गया, वहां पे तो डिसाइड कर दिया, लेकिन और सबके लिए अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि सरकार जो है वो कहेगी कि भाई सरकार क्यों, क्या पड़ा है, गरज जो है, तो सरकार की ही तो जिम्मेदारी है ना महिला सशक्तिकरण की बात करना, विमेन एम्पावरमेंट को, कॉन्सेप्ट को लागू करना। ये सरकार को हम बनाते क्यों? यही तो काम करने के लिए ना ये सारे काम, कि भाई महिलाओं की दयनीय स्थिति है उसका उत्थान करें। तो जब आप उत्थान से संबंधित कोई कानून बनाएंगे आप, तो वो कानून बनाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई ये तो सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू है, मुस्लिम्स के लिए नहीं लागू होगा, पारसी के लिए नहीं लागू होगा, ईसाई के लिए नहीं लागू होगा, सिर्फ हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख के लिए लागू होगा। तो फिर क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं जो है, जो समाज में कह सकते हैं, अभी आप समझो समाज में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम हिंदुस्तान में अगर हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, जहां धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात करते हैं, तो सच्चे अर्थों में देखें कि फिर महिलाएं, फिर हिंदू मुसलमान कैसे हो गई? महिलाएं तो महिलाएं हैं, पुरुष तो पुरुष है, ठीक है, तो जाहिर सी बात, नागरिक तो नागरिक है, भारतीय तो भारतीय है, तो जो भी कानून बने तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। लेकिन एक जैसा तो है नहीं। तो उसमें होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो है वो अपना निर्णय सुना देती है, हिंदू सिख, पारसी और हिंदू सिख, बौद्ध, जैन पे लागू हो जाता है। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसा है या दो चार ऐसे कम्युनिटी है जो उससे वंचित हो जाते हैं। तो ओवरऑल मुस्लिम्स जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को क्या होता है? नुकसान होता है। और ऐसी स्थिति में जो महिला सशक्तिकरण का हमारा जो आंदोलन है ना, वो आंदोलन ही जो है, हमारे जो फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अपने आप में जो है वो विकलांग हो जाता है, वो डिसेबल्ड हो जाता है। फिर ये सारी दिक्कतें जो है वो क्या है कि उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो क्या है कि मुस्लिम समुदाय की जो शंकाएं हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा तो बहुसंख्यकों की जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं जो है वो क्या है कि हमारे भी मान्यता पर हावी हो जाएगी। और इसमें जो है ये शंका तो आप मत करो, लेकिन ये क्या है, ये बात सही है कि आपके अलग से जो होंगे, हमारे अलग होंगे, तो वहां पर जब हम कॉमन लागू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान आपको होना। और वो नुकसान नहीं है एग्जैक्टली, वो नुकसान मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम अगर पारित हुआ, अंग्रेजों ने पारित किया हिंदू धर्म और समाज में, तो एक प्रकार से ये पर्टिकुलर धर्म का तो था, हमारे कम्युनिटी का तो था, लेकिन खत्म हो गया। चाहे वो राजनीति जितने कर रहे हो, चाहे अंग्रेजों का जो मकसद था वो मानवीय कम, अपने हितों की पूर्ति करना जो है, वो उनका अपना स्टेक जो है वो क्या है कि उसमें लगा हुआ था, इस वजह से वो ऐसा। लेकिन क्या हुआ, राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि उन्होंने इसको समझा कि रीजन चाहे जो अंग्रेज चाहे जो सोच के कर रहे हो, लेकिन इसमें एक बार अगर हम साथ दे दें और एक बार अगर ऐसा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि हमारे देश के लिए, हमारा जो समाज है, उस समाज की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए बहुत फायदा, डिस्टेंट लॉन्ग मतलब जो है, अगर डिस्टेंटली देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। और मेरा ऐसा ही सोचना है कि हमें शायद ऐसा लगता है कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरह का जो है, शायद हो सकता है कि मेरी बात से इत्तेफाक ना रखे, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें भी है, हमें भी अपने जो है विचार रखने के अधिकार हैं। और किसी को अगर दिक्कतें आती है तो मैं उनसे सिर्फ इस बात का रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप थोड़ा सा इसको पॉजिटिव वे में समझिए, ठीक है ना। चलिए कोई राजनीति कर रहा हो, क्या कर रहा है करने दीजिए, अंग्रेज भी राजनीति कर रहे थे, लेकिन राजा राम मोहन राय जैसे एक शख्स, दूरदर्शी व्यक्ति जो है, वो समझ लिया कि ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इन्हें सपोर्ट करें और ये कानून बना डाले, ठीक है। और वो हुआ तो फायदा हुआ, ठीक है। तो जब तक आप जो है वो कोई एक राजा राम मोहन राय निकलकर जब तक नहीं आएगा जो सच्चे अर्थों में दूरदर्शी हो और सच्चे अर्थों में जो अपने समाज, अपने देश की जो है भलाई चाहता हो, तो ये अपने आप में जो है वो जरूरी होगा। तो यहां पे देखिए शादी वैध है तो यही कानून, हाँ मैंने ये कहा कि जो मुस्लिम समुदाय की जो शंका, जो वो कहते कि नहीं भाई हावी हो जाएगा, तो भाई देखो कुछ तो जो है आपको
नुकसान हमें भी उठाना पड़ेगा। नुकसान नहीं है वास्तव में, अगर देखा जाए आपको तत्काल केवल और केवल ये लगेगा कि हमारी जो पुरुष प्रधान जो सोच है उस सोच को थोड़ा सा ठेस लगने वाला है। थोड़ा सा ये लगेगा कि भाई हाँ, तो वो झूठा ठेस जो है, झूठा घमंड, फिर उस घमंड का कोई मतलब नहीं है। तब तो फिर जो है वो कहते हैं ना, ऑनर किलिंग है, ऑनर किलिंग को भी फिर मान्यता दे दें हम, है ना, कि भाई हाँ प्रतिष्ठा छोड़िए, जो सही है, जो संवैधानिक नैतिकता जो कहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इथिक्स है, उस इथिक्स का अनुपालन हम करें। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखिए कि विडंबना क्या है। अब जो विडंबना है, इस बात को समझ, देखिए सब हेडिंग हमने खुद दिया है, हमने हेडिंग दिया है ताकि हर बात आपके मन मस्तिष्क में क्लियर हो जानी चाहिए। समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करें, विडंबना क्या है। समान नागरिक संहिता ऐसी होनी चाहिए जिसका मुख्य आधार केवल, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मुख्य आधार केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्या बुरा है, प्रॉब्लम क्या है, केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति व संप्रदाय का हो, सभी को सहज स्वीकार्य हो। जबकि विडंबना यह है कि एक समान कानून की मांग को सांप्रदायिकता का चोला पहनाकर हिंदू कानूनों को अल्पसंख्यकों पर थोपने के रूप में प्रस्तुत किए जाने का दुष्प्रचार किया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1947 में हुए धर्माधारित विभाजन के पश्चात भी हमारे मौलिक व संवैधानिक अधिकारों के साथ में पर्सनल लॉ की मान्यता कई बार विषम परिस्थितियां खड़ी कर देती है। तभी तो उच्चतम न्यायालय समान नागरिक संहिता बनाने के लिए बार बार सरकार से आग्रह करता रहा है। ठीक है, उलेमा वर्ग का दोहरा मापदंड, ठीक है, उलेमा वर्ग का इस संबंध में देखिए दोहरा मापदंड क्या है, इस बात को समझिए। वर्तमान समय में विभिन्न धर्मावलंबियों के लिए सिविल कोड भिन्न भिन्न है। इसके विपरीत अपराध और दंड के नियम यानी क्रिमिनल लॉ एंड पनिशमेंट एक ही है। समझिएगा यहां पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ एंड पनिशमेंट है। नागरिकों पर इंडियन पेनल कोड ही लागू होता है। यहां उलेमा वर्ग का दोहरे मापदंड क्या है, एक और तो वो भारतीय दंड संहिता को मानते हैं, इंडियन पेनल कोड को मानते हैं, दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ की भी वकालत करते हैं। वे शरिया कानून के अंतर्गत, आप समझिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वे शरिया कानून के अंतर्गत चोरी करने वाले का हाथ काट देने या फिर दुष्कर्म के दोषी को पत्थर से मारकर मौत के घाट उतारने की मांग नहीं करते हैं। यानी मुस्लिम समुदाय ने भारतीय दंड संहिता के मामलों में मुस्लिम शरिया से समझौता कर लिया, किंतु नागरिक संहिता में वे समस्याएं खड़ी करने लगते हैं। ठीक है, ये समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान समय में विभिन्न धर्मावलंबियों के लिए सिविल कोड भिन्न भिन्न है। इसके विपरीत अपराध और दंड के नियम यानी क्रिमिनल लॉ एंड पनिशमेंट एक ही है। नागरिकों पर इंडियन पेनल कोड ही लागू होता है। यहाँ उलेमा वर्ग दोहरे मापदंड अपनाते हैं, एक और तो वो भारतीय दंड संहिता को मानते हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ की वकालत करते हैं। वे शरिया कानून के अंतर्गत चोरी करने वाले का हाथ काट देने या फिर दुष्कर्म के दोषी को पत्थर से मारकर मौत के घाट उतारने की मांग नहीं करते हैं। यानी मुस्लिम समुदाय ने भारतीय दंड संहिता के मामलों में मुस्लिम शरिया से समझौता कर लिया, किंतु नागरिक संहिता में वे समस्याएं खड़ी करने लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं संविधान सभा में। चलिए, ये सब बातें हो सकता है कि भाई किसी को लगे कि हम पूर्वाग्रह से, दुराग्रह से हम लोग जो है वो ग्रसित है, ठीक है, किसी को ऐसा लग सकता है, लेकिन भाई मैं किसकी बात आप कहूं कि आप भरोसा करेंगे, मैं किसकी बात, किसका तर्क दूं, किसी की बात तो मानना पड़ेगा ना। तो आपको जो है थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा साइंटिफिकली अगर हम समझें, हम उसे समझने की कोशिश करें, तो हम उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर संविधान सभा में होने वाला जो डिबेट्स था उस बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं, और वो लॉजिक मैं इसलिए देना चाहता हूँ ताकि शायद जो है थोड़ा सा और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए लोगों का। तो देखिए, संविधान सभा में नागरिक संहिता पर होने वाला बहस, ठीक है, ये कुछ एक पेज अभी आगे चलेंगे। संविधान बनने से पहले संविधान सभा के सदस्यों के बीच भी समान नागरिक संहिता को लेकर बहस हुई थी। यानी ये विवाद जो है वो क्या है कि अभी का नहीं है, बहुत पहले से। और संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था तब भी हुआ। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने तमाम जो है समान नागरिक संहिता का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आंच आएगी
उनका कहना था कि संविधान ने ही हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। ठीक है, उनका कहना था कि संविधान ने ही हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। एक मुस्लिम सदस्य ने यहां तक कहा कि समान नागरिक संहिता एक तरह से मुस्लिमों के लिए दमनकारी सिद्ध होगी। ठीक है, मुस्लिमों के लिए दमनकारी सिद्ध होगी। दूसरी ओर समान नागरिक संहिता, यहां पे जो है समान नागरिक संहिता के क्या हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए समान नागरिक संहिता के जो समर्थक है वो समर्थक क्या कहेंगे। उन्होंने कहा, मुस्लिम सदस्यों से सवाल पूछा कि अगर शरीयत लॉ में बदलाव इस्लाम के विरोध में है तो ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाई गई भारतीय दंड संहिता 1860 को क्यों कबूल किया, उस पर क्यों नहीं विरोध दर्ज कराया। यहां तक कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इसे बदलने के स्वर कहीं से नहीं सुनाई दिए, जबकि शरीयत में इससे पहले सभी आपराधिक और नागरिक मामले शामिल थे। आप समझिए कि शरीयत में नागरिक मामले भी है और आपराधिक मामले भी है, लेकिन क्या किया, आपराधिक मामले में आपने कॉम्प्रोमाइज किया। ठीक है, लेकिन कॉमन सिविल कोड के मामले में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे। यही उलमा वर्ग का दोहरा मापदंड है। समर्थक सदस्यों ने इस तर्क से यह सिद्ध करना चाहा कि धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून बनाना अंग्रेजों की एक चाल थी। अब समझिएगा कि ये कहां से आया। धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून बनाना अंग्रेजों की एक चाल थी। भारत के भीतर पर्सनल लॉ नाम से धार्मिक आधार की दीवारें खींचकर समाज को बांटने की कोशिश की थी। ठीक है, अंग्रेजों की एक चाल थी, और वो चाल क्या थी, भारत के भीतर पर्सनल लॉ नाम से धार्मिक आधार की दीवारें खींचकर समाज को बांटने की। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 हो या दूसरे धर्म से संबंधित पर्सनल लॉ, अंग्रेजी हुकूमत जानबूझकर यह दरार डाल गई थी। वे चाहते तो भारतीय दंड संहिता की तरह एक समान कानून पूरे भारत के लिए बना सकते थे। ठीक है, लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि उनका मंसूबा भारत को भीतर से बांटकर रखने का था। अब आप समझिए, इससे एक निष्कर्ष समझिए कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करो की पॉलिसी चलाई, अलग अलग कर दिया। भारत आजादी के बाद भी अलग अलग है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ये नुकसान हमें है कि हम सबको इसके अगेंस्ट में एकजुटता प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, और एकजुटता प्रदर्शित करेंगे तभी अंग्रेजों का जो एक कहते हैं ना कि उन्होंने जो है बहुत अंग्रेज चले गए, बट बहुत सारी अंग्रेजियत जो है हिंदुस्तान में जीवित है। और उसमें से एक जो है यह भी है कि 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बनवाया था उसका मकसद था हिंदुओं को मुस्लिमों को लड़ाना, या फिर भारतीयों को आपस में जो है वो क्या है कि बांट कर रखना। ठीक है, अब देखिए संविधान का प्रारूप तैयार कर रही प्रारूप समिति के एक सदस्य के.एम. मुंशी, अब इन सब का मतलब जो है इनका तर्क समझिए। के.एम. मुंशी ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा था कि पर्सनल लॉ धर्म का हिस्सा है, यह दिमागी उपज केवल ब्रिटिश हुकूमत की है, हमें अंग्रेजों द्वारा बनाए गए माइंड सेट से बाहर आना चाहिए। और उन्होंने कितना अच्छा जो है लॉजिक दिया अलाउद्दीन खिलजी का। और ये बात जो है इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको समझाऊंगा, और आप सब जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो शरीयत को नहीं मानता था, ऐसा नहीं है कि वो कट्टर सुन्नी मुसलमान नहीं था, लेकिन उसने क्या कहा, उसने एक बात जो है वो कही थी कि मुझे मालूम नहीं कि मेरे द्वारा किए गए कार्यों को शरीयत कहाँ तक मान्यता प्रदान करता है, मुझे शरीयत का ज्ञान नहीं, मुझे मालूम नहीं कि शरीयत मेरे द्वारा किए गए कार्यों को कहाँ तक मान्यता प्रदान करता है, मुझे इस बात का भी इल्म नहीं कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन मैं वही कार्य करना उचित समझता हूँ जो मैं अपने देश और काल की ज़रूरत मानता हूँ। और उन्हें ये कहा कि अगर हम सच्चे नियत से अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अल्लाह जो है वो खुदा इसके बावजूद भी क्या है कि वो माफ़ कर देंगे अगर कहीं से भी जो है किसी तरह से उनके शरीयत का उल्लंघन अगर होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी का उदाहरण देते हुए के मुंशी ने कहा कि अलाउद्दीन ने कई ऐसे सुधारवादी कदम उठाए जो शरीयत के मुताबिक नहीं थे। जब एक काजी ने, ठीक है, एक काजी ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि आप शरीयत के विरुद्ध कदम उठा रहे हैं,
तो उसने जवाब दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने जवाब दिया, मैं अज्ञानी पुरुष हूं, मैं इस देश में इसका भला चाहते हुए शासन कर रहा हूं, मैं आश्वस्त हूं कि अल्लाह मेरे अज्ञान और मेरे भले मंसूबे के चलते मुझे माफ कर देगा। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर के विचार हम समझे। डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संविधान सभा में कहा, मैं चकित हूं कि समान नागरिक संहिता का इतना विरोध किया जा रहा है। मैं बतलाना चाहता हूं कि देश में पहले से ही यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉज, ठीक है, यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉज यानी समान विधि संहिता है। भारतीय दंड संहिता पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में लागू है। संविधान सभा में इस मुद्दे पर बहस के दौरान कुछ मुस्लिम सदस्यों द्वारा यह आशंका प्रकट करने पर कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान मुसलमानों के विरुद्ध है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आशंका को निर्मूल करार देते हुए कहा था कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी मुसलमान को कभी भी यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि समान नागरिक संहिता के निर्माताओं ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को भारी आघात पहुंचाया है। ठीक है, ये सब जो है तर्क याद रखिएगा, ये सब जो है अगर भरोसा नहीं है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के अलग तर्क और सुनिए। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा कि एक तर्क यह भी दिया गया है कि समान नागरिक संहिता बनाना, अब देखिए ये तर्क कितना महत्वपूर्ण, बनाना अल्पसंख्यकों के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार होगा, किंतु उन्नत मुस्लिम देशों में कहीं भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय के निजी कानून को इतना परम पवित्र अथवा अनुल्लंघनीय नहीं समझा गया कि वहां नागरिक संहिता ही ना बनाई जाए। समझ में बात आ रही है कि किसी उन्नत मुस्लिम देश है, उस उन्नत मुस्लिम देश में भी अल्पसंख्यक होंगे ना, उन अल्पसंख्यकों का जो है कह सकते हैं उनके अपने निजी कानून होंगे, लेकिन उन मुस्लिम देशों ने क्या किया कि उन्होंने कॉमन सिविल कोड लागू करके कहा कि भाई अल्पसंख्यक है बहुसंख्यक कुछ नहीं, सब आपको इसी दायरे में रहना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पर भी उसके हितों का ऐसा नुकसान नहीं हुआ। तो अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप समझिए संविधान सभा में ये बहस हो रहा है, तो उसमें यह कहा गया कि कहीं भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय के निजी कानून को इतना परम पवित्र उन्नत मुस्लिम देशों में नहीं माना गया, अनुल्लंघनीय नहीं माना गया, वहां नागरिक संहिता ही ना बनाई जाए। तुर्की अथवा मिस्र का उदाहरण ले लीजिए, इन देशों में किसी अल्पसंख्यक समुदाय को ऐसे पृथक व विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जैसे भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अगर आप यूरोप के उन देशों को देखें जहां समान नागरिक संहिता लागू है, तो आप पाएंगे कि वहां विश्व के किसी भी देश से, आप समझिएगा, यूरोप के उन देशों में जहां समान नागरिक संहिता लागू है और उन देशों में अगर कोई मुस्लिम्स जाते हैं, वहां पे रहते हैं, तो उनको उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आना पड़ता है, वहां पर फिर निजी शरीयत काम नहीं करता है। तो सवाल ये उठता है कि शरीयत जब आपका अगर एक जगह महत्वपूर्ण है तो वो तो सब जगह महत्वपूर्ण होना चाहिए ना। लेकिन आप क्या है कि देश विशेष के और परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसी आपकी बदल जा रही है। ठीक है, तो अगर आप यूरोप के उन देशों को देखें जहां समान नागरिक संहिता लागू है, तो आप पाएंगे कि वहां विश्व के किसी भी देश से कोई भी गैर ईसाई जाता है तो उसे वहां की नागरिक संहिता का पालन करना होता है। वहां नागरिक संहिता का कानून किसी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति निर्दयता पूर्वक नहीं माना जाता है, वहां पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक यहां पर ऐसे समझ लीजिए कि हम ये सोचते हैं कि इलाहाबाद में तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं उनको थोड़ी सी फीस बहुत ज़्यादा लगती है, बट दिल्ली में जाकर जो है वो क्या है कि लाखों रुपए वहाँ पे खर्च कर देते हैं, वहाँ पर उनको जो है वो ज़्यादा नहीं लगता। मतलब जस्ट लाइक आप इसको ऐसे समझिए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर ये लगने लगता है कि भाई जो है निर्दयता पूर्वक हमारे ऊपर लागू हो सकता है, लेकिन किसी अन्य देश में जाने पर वहाँ पर आप उसी ढर्रे में चले जाते हो, वहाँ पर कहीं पर भी आपको निर्दयता पूर्वक जो है वो क्या है कि नहीं लगता है। ठीक है ना, ये माना जाता है। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर बनी 7 सदस्यीय समिति में यह सर्वानुमति थी, सब में अनुमति मतलब अपने आप में एक सहमति थी कि समान नागरिक संहिता बने। तथापि मतभेद इस बात पर था कि इसे मौलिक अधिकारों की सूची में रखा जाए या नीति निर्देशक तत्व में। मीनू मसानी, अमृत कौर, हंसाबेन मेहता इसे मौलिक अधिकारों की सूची में रखने के पक्षधर थे, पर 3 के विरोध में 4 के कारण इसे नीति निर्देशक तत्व में रख दिया गया। ये सारी चीजें आप समझिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को भी समझिए।
मतलब एक तरफ ये लगता है कि संविधान सभा के सदस्यों, संविधान सभा में समान नागरिक संहिता का निर्माण करने वाली समिति की जहाँ तक बात हो, उनके 7 सदस्यों की बात करें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, हर कोई जो है उस पक्ष में था कि इस पर वह कानून जो है बनना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो है वो क्या है कि यहां पर नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी समझिए। आधुनिक भारत में कॉमन सिविल कोड की जरूरत सबसे पहले 1985 में चर्चित रहे शाहबानो केस के दौरान महसूस की गई। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज वाई.वी. चंद्रचूड़ ने कहा था कि समान नागरिक संहिता, राष्ट्रीय अखंडता को, आप ये सब देखिएगा कि किस कॉमन सिविल कोड को लागू करना क्यों जरूरी है, उसके क्या फायदे हैं। तो देखिए वाई.वी. चंद्रचूड़ ने जो है वो कहा था उस समय कि राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने और विभिन्न मतों के बीच फैले मतभेदों को समाप्त कर कानून के सामने, ठीक है, कानून के सामने किसी भी तरह की गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए जरूरी है, ठीक है। राजनीति के कारण न्याय से वंचित रही शाहबानो के केस से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों के निपटारे के समय सिविल कोड की जरूरत को दोहराया। अब आपके मन में यह भी होगा भाई शाहबानो केस का मामला क्या था, ठीक है ना। तो इसमें भी हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है ना, कि आपको एक एक चीज का जवाब आपके पास रहे। हमारे इस लेक्चर्स में सारी चीजें जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो मोहम्मद खान बनाम शाहबानो मामला क्या था, ठीक है ना। तो 62 वर्षीय शाहबानो मामला, शाहबानो जो है वो क्या है कि उनके पति ने, उनके वकील पति ने जो है वो तलाक दे दिया। आप सोचिए 62 साल की उम्र थी और उस समय उनके बच्चे भी थे और उन्होंने क्या किया, तलाक दे दिया। तलाक कुछ मेहर की राशि थी, वो राशि देने के बाद जो है तो ये मामला शाहबानो जो है वो क्या है कि उसको मतलब स्ट्रगल आप समझिए 1978 से ये मामला था और 1986 में जाकर जो है इस पर फैसला आया। तो वो इस दौरान स्ट्रगल करती रही, पहले राज्य के उच्च न्यायालय, फिर वहां से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में जो ये फैसला शाहबानो के पक्ष में दिया और उनको गुजारा भत्ता देने को उनके पति को जो है वो कहा। लेकिन क्या हुआ, इस पर हाय तौबा मच गया कि भाई ये तो हमारा पर्सनल लॉ है, विवाह है, उत्तराधिकार है, तलाक है, ठीक है, संपत्ति है, संबंधी मामला है, ये सब तो मेरा पर्सनल मामला है। इस पर्सनल मामला में सुप्रीम कोर्ट कैसे निर्णय दिया, बड़ा हाय तौबा मचने लगा, ठीक है। तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी पर सबने जो है बहुत सारे लोगों ने दबाव बनाया और उन्हें कहा कि भाई आप जो है जल्दी इस संबंध में कुछ करिए, नहीं तो ये वर्ग जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो आपसे नाराज हो जाएगा, फिर आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो है, ये पॉलिसी ऑफ एपीजमेंट आप समझ जाइए। हिंदुस्तान में जो तुष्टीकरण की पॉलिसी आप कहते हो, तुष्टीकरण सुनते रहते हैं, यहां से ये मजबूती से हमारे देश में जो है वो क्या है कि हमारे देश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण जो है वो हिस्सा बन गया, ठीक है। तो राजीव गांधी ने जो है वो क्या है कि अपने मतलब जो प्रभाव का प्रयोग करते हुए, क्योंकि वहां पर जो है संसद में उस समय भारी बहुमत से जीते थे, तो बहुमत उनकी थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ताकत का और अपने इस प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए फिर संसद में एक अध्यादेश लाकर जो है उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही जो है पलट दिया। वही चीज यहाँ पे है कि 62 वर्षीय शाहबानो को उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने 1978 में मामूली सी मेहर का रकम देकर तलाक दे दिया। शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई तो कोर्ट ने धारा 125 के अंतर्गत निर्णय सुनाते हुए मोहम्मद खान को शाहबानो को खाना खर्चा देने का फैसला सुनाया। लेकिन कट्टर मुस्लिम संगठनों ने इसे शरीयत कानून में दखल मानते हुए तत्कालीन सरकार पर दबाव डाला। मुस्लिम तुष्टीकरण की करते हुए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स 1986 कानून बनाकर निर्णय बदल दिया, ठीक है, निर्णय बदल दिया। अब यहां पे देखिए क्या है, ये सब हो गया, इतनी सारी बातें हुई, सब फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या शाहबानो का मामला था, संविधान सभा में क्या डिस्कशंस हुए, मुस्लिम वर्ग की शंकाएं क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, ये सारी बातें हमने आपको समझा दी। और अब जो है वो क्या है कि हम लास्ट में ये समझ लें कि इसके क्या फायदे होंगे, ठीक है। तो इसका जो फायदा है, सबसे पहली बात समझिएगा कि किसी भी देश के सभी नागरिकों के मूलभूत कानून समान होने चाहिए। विशेषकर सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर इनकी विशेष जरूरत है। फौजदारी मामलों में तो पहले से ही हमारे देश में
कानून की नज़र में सब समान है। सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए धर्म, जाति और वर्ग से परे देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक समेत तमाम मुद्दों के एक समान कानून होना चाहिए। इसमें धर्म के आधार पर कोई अलग कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होती। देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो पाता है तो वो निष्पक्ष कानून होगा जो किसी भी धर्म से बंधा नहीं होगा। ऐसा कानून दुनिया के विभिन्न देशों में, यहां तक कि अधिकांश प्रमुख मुस्लिम देशों में भी लागू है। ठीक है, इसके बाद देखिए, देश में आपसी एकजुटता, भाईचारा और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, संविधान विशेषज्ञों के अनुसार अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता की बात करता है, आर्टिकल 15 जो कह सकते हैं कि इसमें जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात करता है, आर्टिकल 44, और आर्टिकल 21 भी आ जाएगा जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। समान नागरिक संहिता लागू होने से संविधान की भावना लागू हो सकेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जनसंख्या की वृद्धि दर पर लगाम लगाई जा सकेगी। ठीक है, संविधान की भावना का विकास होगा, जनसंख्या की वृद्धि दर पर लगाम लगाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधाराओं की टकराहट को समाप्त करके राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति, ठीक है, भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। इससे एक और जहां पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा हो सकेंगी। इस तरह के किसी समुदाय के निजी कानून स्वायत्तता नहीं बल्कि अत्याचार का प्रतीक है। भारतीय नेताओं ने द्विराष्ट्र तथा 3 राष्ट्रों के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया। भारत एक राष्ट्र है और कोई समुदाय मजहब के आधार पर स्वतंत्र अस्तित्व का दावा नहीं कर सकता है। और इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने आपको एक जो है कह सकते हैं कि रिटेन फॉर्म में भी, ताकि आप इसको बार बार पढ़ सके, समझ सके, और हमने बहुत ही बैलेंस्ड वे में कुछ कोशिश की समझाने की। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई बात नहीं है। अगर आप हर मोर्चे पे, हर मामले में यही हम ऐसा सोचते रहेंगे तो हम अपने देश का विकास कभी नहीं कर सकते हैं। संविधान की नैतिकता हम यहाँ पे नहीं स्थापित कर सकते हैं। संविधान की जो भावनाएं, वो भावनाएं हम कभी स्थापित नहीं कर पाएंगे। और अंग्रेज़ों की जो कह सकते हैं कि चले गए अंग्रेज़, लेकिन अंग्रेजियत रह गई, उस अंग्रेजियत को हम फिर आगे भी ढोते रहेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।